नमस्कार। लोक जतन के ये जो व्याख्यान माला चल रही है नवंबर विप्लव क्रांति के बारे में, उसी सिलसिले में मुझे आज आमंत्रित किया गया। नवंबर क्रांति का, समाजवादी क्रांति का जो असर हुआ था पूरे दुनिया के पैमाने पे, उस विषय पे अपना विचार रखने के लिए। पहली बात तो ये है कि अगर देखा जाए तो रशिया के जो पिछड़ा हुआ जार के द्वारा शोषित रशिया के अंदर जो क्रांति हुई थी सन 1917 में, और उसका जो असर वो समझने के लिए ये जरूरी है कि हम जो वैचारिक आधार पे ये क्रांति संगठित हुई थी या लोगों ने जिस क्रांतिकारी परिवर्तन में भाग लिया था, वो विचार को समझना जरूरी होगा। और उस वैचारिक आधार को अगर हम सही तरह से महसूस कर पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे, तो उसका किस किस्म का अनिवार्य असर हुआ है ये समझना भी काफी हद तक आसान हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि रूस में जो क्रांति हुई है वो क्रांति तब तक दुनिया के पैमाने पे जो जो क्रांतियां हुई थी और इसके पहले, उससे बुनियादी तौर पे अलग था। अलग था इस मायने में कि हर क्रांति के बाद जो राज कायम होता है वो राज का एक वर्गीय स्वरूप होता है। और रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई उसका भी जो एक वर्गीय स्वरूप था, उसमें साफ था कि मजदूरों के अपना राज पहली बार ये दुनिया में कायम हो रही है। और क्योंकि मजदूरों का राज हो रहा है, इसीलिए ये क्रांति साथ साथ तमाम जो शोषण का जो सिलसिला है इसको खत्म कर देगी। तो इसीलिए पूरे दुनिया भर में जो पूंजीवादियों का शासन था, राज था, और साम्राज्यवादी जो पकड़ था पूरे दुनिया के अंदर, उसके बीच ऐसा एक चिराग था जो ना सिर्फ रूस के अंदर बल्कि पूरे दुनिया भर के जो मजदूर और मेहनत कर उसके लिए एक चिराग बन के रह गया है। तो इसीलिए पहली बात तो ये है कि उस क्रांतिकारी परिवर्तन के आधार जो वर्गीय संघर्ष और उसके चलते एक मजदूर राज कायम होगा, इसमें ही मतलब उसका क्या असर होगा अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे, खास करके मजदूर और दूसरे जो मेहनत कशों के जिंदगी में, उसका एक अनिवार्य पक्ष है जो हमें समझना होगा। दूसरी पक्ष ये था कि क्योंकि पूंजीवाद के जो विस्तार होता है, उसका जो विकास होता है, उस विकास के अनिवार्य एक सिलसिलेवार तरीके से साम्राज्यवाद का उद्भव होता है और उसका विस्तार होता है। कार्ल मार्क्स ने अपना जो दार्शनिक जो विचार, उस विचार के तहत ये पहले ही कायम कर चुके थे कि पूंजी का एक बुनियादी स्वरूप है कि पूंजी सघन होते हैं और पूंजी केंद्रीकृत होता है। स्वाभाविक उनका जो चरित्र है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं। उसको उसको विकसित होने के लिए उसको विस्तार होना
उसको उसको ताकत बढ़ना, उसका उसका सघन होना, उसका केंद्रीकृत होना लाजमी है। और इसको इस विचार को ही, बुनियादी विचार को ही लेनिन ने उसको और आगे बढ़ा के इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि पूंजी एक देश के अंदर ये सीमित नहीं रह सकती, क्योंकि पूंजी अगर एक देश के अंदर सीमित हो जाते हैं तो पूंजी के चलते जो उत्पादन होगा, जो जो सामान उत्पादन होगा, उसको बिक्री के लिए उसके मुल्क के अंदर जो बाजार है वो नाकाफी, और उसको बेचने के लिए ये जरूरी है कि वो देश के जो भौगोलिक सीमा है उसको बाहर वो चले, और उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो उस मुल्क के बाजार और उसका जो शासन वो आपने हाथ में ले ले। लेकिन इसके लिए जिस किस्म का पूंजी का जरूरत था वो एक देश के अंदर जो एकाधिकारवादी पूंजी है उसके लिए भी नामुमकिन था। तो इसीलिए पूंजी के जो चरित्र हैं उसके अंदर कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है, और इसी के चलते उन्होंने दिखाया कि पूंजी का विस्तार और पूंजी का ताकत अर्जित करने के लिए औद्योगिक पूंजी और बैंकिंग पूंजी का मिश्रण से जो वित्तीय पूंजी है, ये वित्तीय पूंजी का गठन और उसका विकास के ऊपर निर्भर करता है कि कितना पूंजी एक देश के अंदर जो पूंजीपति हैं, जो एकाधिकारवादी पूंजीपति में तब्दील हो चुका है, उसके हाथ में उपलब्ध होगा, ताकि वो देश के बाहर जाके दूसरे मुल्कों में अपना नियंत्रण कायम कर सके। और लेनिन ने ये भी बताया कि ये जो वित्तीय पूंजी और देश के बाहर जाने के चलते दूसरे देशों का दखल लेना, ये ही साम्राज्यवाद है। तो इसीलिए उन्होंने दिखाया कि साम्राज्यवाद के विस्तार के चलते अगर एक मुल्क के अंदर मजदूरों का राज कायम करना है तो उसमें यह जरूरी हो जाता है कि साम्राज्यवाद के सामना करते हुए वो जो घमासान होगा उसमें उनको जीत प्राप्त करना होगा। तो इसमें हम ये पाते हैं कि लेनिन ने ये चुना कि साम्राज्यवाद की जो व्यवस्था 20वीं सदी के शुरुआत में दिख रहा था पूरे दुनिया के पैमाने पे, वो साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंदर सबसे कमजोर कड़ी थी रशिया, क्योंकि उसका पिछड़ा हुआ परिस्थिति, उसका आर्थिक जो ढांचा है वो पूंजीवादी दृष्टिकोण से उतना मजबूत नहीं था। साम्राज्यवाद के जो पकड़ है वो भी रशिया में कमजोर था। तो एक हिसाब से साम्राज्यवादी श्रृंखला में ये सबसे कमजोर कड़ी थी, और इसके ऊपर चोट पहुंचाना मजदूर आंदोलन के लिए, मजदूरों के लिए तुलनात्मक रूप से आसान थी। तो इसीलिए ये एक दूसरी वैचारिक पक्ष जो रूस के अंदर समाजवादी क्रांति के लिए एक आधार बनी। तीसरी सवाल ये था कि अगर साम्राज्यवाद के खिलाफ ये क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करना है, संचालित करना है, तो ये जरूरी है कि साम्राज्यवादी मुल्कों के अंदर जो आपसी टकराव है उसका भी पूरा फायदा मजदूर आंदोलन और समाजवादी ताकतों को उसका फायदा उठाना है। तो इसीलिए साम्राज्यवाद के बीच में आपस की जो टकराई है वो टकराव को भी वो इस्तेमाल करना था। इसीलिए ये जो तीसरी पक्ष है ये भी एक बुनियाद रहा, और इस टकराव इसलिए भी आसान हो गया
क्योंकि साम्राज्यवाद रहेगा और वो दूसरा मुल्कों के ऊपर अपना कब्जा जमाएगा, ये तो हमेशा शांतिपूर्ण रूप से संभव नहीं है हासिल करना। तो इसलिए अनिवार्य रूप से साम्राज्यवाद युद्ध में, जंग में चले जाते हैं और साम्राज्यवाद के एक आप कह सकते हैं कि एक अभिन्न एक हिस्सा है युद्ध। इसीलिए जब तक साम्राज्यवाद रहेगा, ना सिर्फ उन दिनों में रूस में, बल्कि जब तक साम्राज्यवाद रहेगा ये युद्ध का खतरा रहेगा। और उस खतरे से बचने के लिए, क्योंकि यह युद्ध का सबसे बुरा असर जो मजदूर और मेहनत कशों के ऊपर होता है, तो उस स्थिति में मजदूर और मेहनत कशों के लिए यह जरूरी होता है कि अमन और शांति का आवाज उठाना। तो इसीलिए ये एक तीसरी पक्ष है जो हम देखते हैं कि समाजवादी क्रांति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। चौथी बात जो थी, क्योंकि आप लड़ाई कर रहे हो एक साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ, साम्राज्यवादी नियंत्रण के खिलाफ, और आजाद मजदूर राज कायम करने के लिए आप क्रांतिकारी आंदोलन में आप हिस्सा ले रहे हो, तो उसमें यह जरूरी हो जाता है कि पूरे दुनिया भर में साम्राज्यवाद के शिकंजे जहां जहां पे हैं, उपनिवेश जहां जहां पे है, उस उपनिवेश के लोग जो अपना लड़ाई कर रहे हैं गुलामी के बंधन से मुक्त होने के लिए, उन तमाम जो मुक्ति आंदोलन के जो ताकत है, उस ताकत को भी आपके मजदूर और मेहनत कशों के आंदोलन और समाजवाद के और आपकी जो सफर है उसके पीछे समावेश करना वो एक अनिवार्य सवाल होके आ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब रूस में यह समाजवादी क्रांति का नारा तेज पकड़ रहा था, उसी समय लेनिन ने उनका जो विख्यात जो विचार उन्होंने रखा, कॉलोनियल थीसिस, जिसमें उन्होंने खुलेआम तमाम जो उपनिवेश की जनता है उनको ये ऐलान किया कि अगर हमारी क्रांति सफल होती तो वो आपके जो मुक्ति आंदोलन है, आपके जो आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन है, उस आंदोलन को भी बहुत ताकत पहुंचाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं और चर्चा भी आप लोग ये लोक जतन में किया है कि भारत के ऊपर क्या असर रहा सोवियत और समाजवादी क्रांति का। तो उसमें हम पाते हैं कि 1917 में जो हमारे रशिया के अंदर जो समाजवादी क्रांति हुई है, उसका एक बहुत निर्णायक असर हमारे देश के मुक्ति आंदोलन के ऊपर भी आया, और वैचारिक रूप से उसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, स्थापना और दूसरे जो मुक्ति आंदोलन के अलग अलग धाराएं थी, क्रांतिकारी धाराएं थी, जिसको हम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी कहलाते हैं, उनके ऊपर भी समाजवादी क्रांति और सोवियत यूनियन का बहुत ज्यादा असर दिखाई दी। तो ये चार बुनियादी वैचारिक आधार ये तय कर दिया था कि क्रांति होने के बाद इसका एक बहुत बड़ा असर पूरे दुनिया के पैमाने पे अलग अलग जो तबके हैं, अलग अलग जो वर्ग हैं, उनके ऊपर होगा। पहली बात तो ये है, अगर ये क्रांति अपने आप को दुरुस्त करने में और इनका ताकत को और मजबूती देने के लिए सफल हो जाएगा,
तो वो एक हिसाब से पूरे दुनिया भर के पूंजीवाद के लिए एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत होगी। तो इसीलिए इसको शुरू में ही आपको खत्म कर देना है। तो इसीलिए एक तो जो पूंजीवादी और साम्राज्यवादी ताकतें हैं उसके ऊपर इसका पहला असर था, जो कोशिश किया जो शुरुआती दौर में ही खत्म करने का सोवियत यूनियन को और समाजवादी क्रांति को। दूसरा जो तबका था कि साम्राज्यवादी मुल्कों के जो दृष्टिकोण, तो स्वाभाविक है साम्राज्यवादी मुल्कों के अंदर आपस में टकराव रहने के बावजूद भी वो नहीं चाहा कि ज्यादा ताकत लेके समाजवादी जो क्रांति है और उसका जो प्रकटित रूप है सोवियत यूनियन, वो ज्यादा देर टिक पाए। तो उसका हमला होना भी लाजमी था और हुआ भी ऐसा। तीसरी सवाल है कि अलग अलग देशों के जो मजदूर और मजदूर आंदोलन, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा उम्मीद पैदा हुआ है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पूरे दुनिया भर के, खास करके जो विकसित पूंजीवादी देश है, वहां पे जो मजदूर आंदोलन है, उस मजदूर आंदोलन में भी बहुत बड़ा इसका असर रहा और वो उत्साहित हुए, उसके अंदर उम्मीद जगा और वो अपने हिसाब से अपने जो पूंजीवादी सरकारें थी, साम्राज्यवादी सरकारें थी, उनके साथ टक्कर में आया और सोवियत रूस में जो मजदूर पक्षीय जो नीति और जो जनपक्षीय नीति उन्होंने लागू करना शुरू किया है, उस मुताबिक उनके अपने अपने मुल्कों के अंदर भी परिवर्तन हो, ये आंदोलन भी तेज हुआ। चौथी बात है जो सोवियत रूस, जैसे मैं बोल रहा था कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भी यह बहुत बड़ा एक गति लाया और एक बहुत उसके अंदर हौसला बढ़ा। इसीलिए पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारे उपनिवेश थे उन दिनों में, 20वीं सदी के शुरुआती दौर में। तो उनके अंदर भी मतलब हम देखें कि बहुत सकारात्मक एक असर हुई है इस समाजवादी क्रांति से, और सोवियत यूनियन का जो वास्तव में जो उसका कार्य पद्धति था, उसके चलते वो बहुत ज्यादा उत्साहित हुए। तो अगर अभी हम ठोस रूप से जो समाजवादी क्रांति और समाजवादी क्रांति के उपरांत जो सोवियत यूनियन, सोवियत सरकार जो गठित हुआ है, उस सोवियत शासन का क्या असर हुआ दुनिया के अंदर, उसको अगर हम समझने का कोशिश करें तो हम इसको थोड़ा चरणबद्ध रूप से हम देख सकते हैं। पहला चरण में आप पाएंगे कि 1917 से लेकर 39-40 जो विश्व युद्ध शुरू होने के पहले तक जो पहली चरण अगर हम देखें, युद्ध के दौरान जो हस्तक्षेप हुआ सोवियत यूनियन का, वो दूसरा चरण के रूप में हम देखें। और सबसे असरदार जो भूमिका रहा कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आपका सोवियत यूनियन का जो खत्मा उस समय तक, और आखिर में सोवियत यूनियन जब ना रहा तब क्या हुई है दुनिया के पैमाने पे आज के दौर में, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा रोशनी डाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि समाजवादी क्रांति के तुरंत बाद से दूसरा युद्ध के दौरान
क्या हुआ। तो उस समय आप जानते हैं कि सोवियत रूस समाजवादी क्रांति संगठित होने में तीन उनका ठोस नारा था कि एक टुकड़ा जमीन, एक रोटी और शांति के लिए, क्योंकि वो थक चुके थे। उसका जो सेना और ये गरीब लोग थे और ये ज्यादातर किसान परिवार से थे, तो इसीलिए वो और लड़ाई में भाग लेना नहीं चाहते थे और उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ वो जार का जो शासन है और जो साम्राज्यवादियों का जो हित है उससे जुड़ा हुआ था। तो उससे जो उनका कटाव था, उस कटाव को संबोधन करते हुए समाजवादी क्रांति का जो आंदोलन है, लेनिन ने, बोल्शेविक्स ने ये आवाज उठाया कि हमें जमीन दो, हमें रोटी दो और हमें शांति दो, ताकि हम अपना रोटी रोजी का सुरक्षा हमें मिले, हमें बुनियादी अधिकार मिले, हमें शिक्षा मिले, हमें स्वास्थ्य का अधिकार मिले, हमें एक पूर्ण रूप से एक मानव का विकास का जो मौका होना चाहिए वो हमें प्राप्त होगी। तो इसीलिए ये जो सवाल था। लेकिन दूसरे मुल्क और रूस के अंदर जो प्रतिक्रियाशील ताकतें थे, ये समझ रहे थे कि अगर मजदूर अपना स्वतंत्र जो अधिकार है इसके बदौलत अपना राज कायम कर देगा तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। तो उस स्थिति में इसको हमें शुरू में गला घोट के हमें खत्म कर देना है। तो और बाहरी और देश के अंदर जो प्रतिक्रिया के ताकतें, इनको खत्म करने का कोशिश किया। तो उसके खिलाफ समाजवादी क्रांति के जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कोशिशें चली ताकि पहली बात तो समाजवाद को ही एक मजबूती प्रदान किया जा सके और उसके लिए जरूरी है कि ये देश के अंदर और देश के बाहर जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, जो प्रतिक्रिया के ताकतें थी, उनको कैसे वो मुकाबला कर सके। और उसका एक बहुत बड़ा असर था क्योंकि सफलतापूर्वक सोवियत रूस ने इस कार्य को उन्होंने विकसित कर पाया। आप मैं विस्तार से ज्यादा नहीं जाऊंगा कि किस तरह से निरक्षरता को खत्म करके, किस तरह से शिक्षा का विस्तार को, किस तरह से रोजगार को उपलब्ध कराने में सोवियत यूनियन उस शुरुआती दौर में बहुत सफल हुए। लेकिन मैंने जो जिक्र किया है उससे साफ होता है कि हमेशा साम्राज्यवादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें और प्रतिक्रिया के ताकतें कभी नहीं चाहेगा कि जो समाजवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था के चलते मजदूरों का अपना राज वो मजबूत हो सके और उसको कमजोर करने का निरंतर प्रयास जारी रहना ये एक हिसाब से अनिवार्य था। और इस अनिवार्यता को सोवियत रूस भी समझते थे कि कभी भी किसी भी स्थिति में साम्राज्यवादियों के अंदर एक समझ है कि वो हमें खत्म करेंगे। तो ये एक हिसाब से एक छीना झपटी ये जारी रहा। ये पूरे जो समय है जो मैंने बोला, ये पहली चरण जो मतलब नवंबर क्रांति से लेके पहला दूसरा विश्व युद्ध तक ये जो चरण आप पाते हैं लगभग 20-22 साल का जो अंतराल, इस अंतराल में ये छीना झपटी बरकरार रही। और उस लड़ाई में एक तरफ
उसका उसका रणनीति था कि एक तरफ हम अंदरूनी तौर पे समाजवादी व्यवस्था को एक जड़ प्रदान करेंगे और लोगों के जो जिंदगी है उस जिंदगी में हम ऐसा गुणात्मक बदलाव रहेंगे कि जो पूंजीवादी राज के अंदर नहीं होती है, कि एक देश एक सरकार उसके पीछे पूरा जनता एकजुट होता है। इस जो जो गति है, इस दिशा है, इसको हमें निश्चित करना है। तो एक ये रही लड़ाई। और दूसरी है कि राजनीति के तौर पे और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के तौर पे कि साम्राज्यवादियों के बीच में जो आपसी टकराव है उसका फायदा हम कैसे उठा सके, और साम्राज्यवादी जो मुल्क है उसके अंदर उनके जो मजदूरों का जो जायज लड़ाई है उस लड़ाई को कैसे हम मदद कर सके। और तीसरी बात है कि साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाली जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन है उस मुक्ति आंदोलन को हम कैसे तेज कर सके। तो इसीलिए ये पूरे समय आप देखेंगे इस अंतराल में एक तो अपने आप को आत्मनिर्भर करते हुए अपनी सुरक्षा को, अपने रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्होंने काम किया। साथ साथ इन्होंने ये जो अंतरराष्ट्रीय जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया में दूसरे मुल्क के जो मजदूर आंदोलन और दूसरे मुल्कों के जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, इसको इन्होंने पूर्ण रूप से ये मदद पहुंचाया है। और साथ साथ जो साम्राज्यवादी मुल्कों के अंदर भी जो टकराव थी उस टकराव को इन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल करने का कोशिश किया। और इनका जैसे अपना आधार मजबूत हुआ, पूंजीवादी साम्राज्यवादी मुल्कों के लिए इनका जो भूमिका है, इस भूमिका को वो अनदेखा नहीं कर सका। तो इसीलिए आप देखेंगे कि दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था उस समय कोशिशें थी कि कैसे और जो एक मोटे तौर पे जो एक ध्रुवीकरण हो रहा था अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ ये जब फांसीवाद का उत्थान हो रही थी, हिटलर और मुसोलिनी और जो पूरे फैसिस्ट जो कैंप जापान उसके साथ था। तो इस परिस्थिति में साम्राज्यवादी मुल्क, खास करके यूरोप के साम्राज्यवादी मुल्क भी ये चाहा कि अगर ये टक्कर में फैसिस्ट जो ताकतें हैं वो अगर सोवियत यूनियन का खत्मा कर दे तो भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। तो इस बात को भाप पाए थे सोवियत यूनियन और समाजवादी राज, और उन्होंने समझा कि उसको और थोड़ा समय चाहिए अपने आप को जंग के लिए और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, वो ताकत अर्जित करने के लिए वो समय उनको चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने एक करार किया, और उस करार में पहले कोई भी हमला नहीं करेगा, इस करार उन्होंने जर्मनी के साथ किया। और उसके चलते 2 साल उनको टाइम ज्यादा मिल गया, लेकिन वो अनिवार्य था कि जो फासिस्ट जो शिविर है, उनका जो खेमा है वो सोवियत यूनियन को हमला बोलेगा। तो इसीलिए ये राजनीति हम देखते हैं कि पूरे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक तरफ सोवियत यूनियन और दूसरे तरफ ये फासिस्ट जो ताकतें हैं ये लड़ रहा, और जो हिटलर के जो फौज है ये एक के बाद एक पश्चिम के जो पूंजीवादी देशों का वो कब्जा करते जा रहे हैं, और उसमें कोई प्रतिरोध खड़ा नहीं हो पा रहा।
पूरे दुनिया के सामने एक एक फांसीवाद के खतरा एकदम एक जीवित रूप में आ गया। उस स्थिति में सोवियत, रूस और समाजवादी व्यवस्था लगभग 5 करोड़ सोवियत नागरिक का उसके अंदर निधन हुआ। लेकिन वो जब ये लड़ाई में ढंग से और सफलतापूर्वक मुकाबला करने में सक्षम हुआ, तभी मतलब ये बाकी जो पूंजीवादी देश ये देखा ये लड़ाई में तो निर्णायक रूप से सोवियत यूनियन हावी हो रही है, तो इसमें हमें भी भाग लेना चाहिए ताकि इसका पूरा श्रेय सोवियत यूनियन का और समाजवाद का ना रहे। तो इस दृष्टि से उन्होंने भी भाग लेना शुरू किया। लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत पहले से ही सोवियत यूनियन ने और समाजवादी सरकार ने ये ऐलान किया था कि उसको दूसरी मोर्चा होना चाहिए। अकेला सोवियत यूनियन को जो मतलब भयंकर एक आक्रमण और हमला झेलना पड़ रहा था, उसके लिए जरूरी था कि एक दूसरा मोर्चा, एक दूसरा फ्रंट खुला जाए, लेकिन वो नहीं किए। आखिरकार जब सोवियत यूनियन हावी होने लगा और पूरे जो लड़ाई का जो दिशा वो उनके पक्ष में आने लगा, उसी समय हम देखते हैं कि इंग्लैंड भी और दूसरे जो ताकतें थी, अमेरिका भी, वो लड़ाई में शामिल हुआ। तो इसीलिए ये जो चरण है, इस चरण में एक निर्णायक असर समाजवादी क्रांति का और सोवियत यूनियन का ये पूरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दिखने लगा। और इसके चलते जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुई, उस खात्मा के साथ साथ हम देखें कि 3 बड़ा ताकत, अमेरिका और इंग्लैंड और सोवियत यूनियन, आपस में बातचीत करके ये तय किया कि युद्ध के बाद पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था, उसका राजनीतिक जो प्रबंधन किस रूप में होगा, ये तय करने के लिए पोट्सडैम में ये सम्मेलन हुआ, बातचीत हुआ और करार हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप के, खास करके पूर्वी यूरोप के, जहाँ पे सोवियत जो सेना है, सोवियत फौज जो है, जहाँ पे युद्ध में जंग लड़ी थी और जर्मन सेनाओं को, इटालियन सेनाओं को उन्होंने शिकस्त दिया था, वहाँ पे जो सरकारें आई वो लाल झंडे के और समाजवादी सरकारें कायम हुई पूरे यूरोप के अंदर, और एक निर्णायक रूप से सोवियत यूनियन निकले। इसका भी अगर वैचारिक आधार आप देखें कि जब यह टकराव में एक फांसीवाद को शिकस्त मिलता है, तो वो सिर्फ फांसीवाद नहीं, बल्कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद जिसके बुनियाद पे यह फांसीवाद उभरता है, तो वो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद भी उस हद तक कमजोर होते हैं। तो इसीलिए हम देखें कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो तीसरा चरण के बारे में हम बोल रहे थे कि दुनिया भर में, खास करके मुक्ति आंदोलन तो एकदम मतलब उछल कूद के सामने आया। हम देखा कि चीन में मतलब क्रांति हुई और मजदूर किसानों का राज कायम हुआ, और वियतनाम में लड़ाई हुई, कोरिया में लड़ाई हुई, और पूरा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में बहुत प्रगतिशील एक दिशा लेके चले।
अरब दुनिया में जहाँ पे राष्ट्रवादी ताकतें सामने आई, साम्राज्यवाद विरोधी ताकतें सामने आई और वामपंथी जो ताकतें ये सामने आई, फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर बहुत बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी एक ताकत लेके सामने आया। तो इसीलिए दुनिया के अंदर जो ताकतों का संतुलन है, ये ताकतों का संतुलन, उसका झुकाव साम्राज्यवाद से समाजवाद की ओर चला गया। और ये जो सोवियत यूनियन, उसके इर्द गिर्द पूरे दुनिया के पैमाने पे एक समाजवादी खेमे इसको समावेश हो चुका। तो इसलिए आज भी हम बोलते हैं कि युद्ध खत्म होने से ये जो दो ध्रुव में बटा हुआ था दुनिया, वो एक ध्रुव साम्राज्यवादी ध्रुव और दूसरी ध्रुव समाजवादी ध्रुव, ये बंटवारा समाप्त हो गया। अभी अकेला साम्राज्यवाद है। लेकिन ये हम देखेंगे युद्ध का जो नतीजा है, वो नतीजा निर्णायक रूप से समाजवादी जो क्रांति और सोवियत यूनियन का जो भूमिका है और जो नए समाजवादी सरकारें कायम हुई है, उसका भूमिका को एकदम सामने लाया। उसी के असर में आकर हम देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन, मुक्ति आंदोलन, वो भी बहुत तेज पकड़ लिया और बहुत सारे देश, मतलब 100 से अधिक देश के अंदर राष्ट्रीय मुक्ति अर्जित हुआ, जिसके अंदर भारत भी थे। और किसी किसी मुल्क में ये राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन सिर्फ एक पुराने जो औपनिवेशिक सरकार के बदले अपना एक पूंजीवादी सरकार को कायम करते हुए वो सीमित ना रहकर वो भी अपना समाजवाद कायम करने के जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाया है। जैसे चीन में हुआ है, जैसे बाद में वियतनाम में हुआ है, बहुत सारे देशों के अंदर वो हुआ है। फिर ये जो तीसरा चरण हम देखते हैं कि तात्कालिक रूप से तो ये बात को उनको कबूल करना लाजमी हो गया था कि वो अकेले में एक तरफा नहीं चला सकता है दुनिया को। समाजवादी जो खेमे हैं उसको वो उपेक्षा नहीं कर सकता है, अनदेखा नहीं कर सकता है। लेकिन साथ साथ इसका जो एक दूरगामी एक परिणाम है, इस दूरगामी परिणाम को वो दोबारा अपने पक्ष में वापस ला सकता है। इसके लिए वो निरंतर वो मतलब लगे रहे। और इसीलिए ये जो पूरा, जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर, और दो ध्रुवीय दुनिया, जहाँ पे एक तरफ साम्राज्यवाद और दूसरी तरफ समाजवादी खेमे, इसके बीच में टकराव जारी रहा। और इसका एक बड़ा असर दुनिया के ऊपर इसलिए हुआ क्योंकि भारत जैसे देश, अगर उनके पास ये राजनीतिक कोई विकल्प नहीं होता समाजवादी खेमे का, साम्राज्यवादी मुल्क जितना मर्जी जिस हिसाब से उसको चाहिए उस हिसाब से वो जो स्वतंत्र विकास है, आत्मनिर्भर विकास है, राष्ट्रीय विकास है, उसके सामने वो उसको वो रोकथाम कर सकता था। हम हमारे देश के जो अंदरूनी विकास का अगर ब्यौरा ले तो हमें ये मिलेगा कि सोवियत यूनियन के चलते बहुत जगह में जो विकल्पहीनता से हमें विकल्पहीनता का शिकार हमें नहीं होना पड़ा। मतलब जब अमेरिका या ब्रिटेन हमें मदद करने के लिए, खास करके हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो उद्योग है, उसका विकास में, हमारी जो बहुत हम समृद्ध हैं, हमारी जो संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसके लिए जो
एक विकसित देशों का हमें मदद चाहिए, क्योंकि सोवियत यूनियन भी मौजूद थे। तो इस स्थिति में एक तरफा कोई कोई रोकथाम के प्रयास को कामयाब उन्होंने नहीं होने दिया। तो इसीलिए दुनिया भर में विकास का एक रास्ता खुल गया। साथ साथ हमने ये भी देखे इस चरण में, शुरू में पूंजीवादी और साम्राज्यवादी जो खेमे हैं और व्यवस्थाएं हैं, इसके अंदर भी एक एहसास तो हुआ कि अगर अगर लोग काटे रहेंगे, मतलब हमें शोषण करना होगा, शोषण को बरकरार रखना होगा, लेकिन साथ साथ ये शोषण के साथ साथ अगर हम लोगों के जो चाहत है, लोगों के जो अनगिनत और बुनियादी जरूरतें हैं, उसको अगर पूरा नहीं करते हैं, तो वो समाजवादी जो खेमे हैं, समाजवादी जो व्यवस्था है, सोवियत यूनियन है, उससे प्रेरित होकर हमारे अपने अपने मुल्कों के अंदर भी एक क्रांति की ओर अपने आप को संगठित कर सकता है। तो उसको रोकने का जरूरत है। तो हम देखते हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार विकसित पूंजीवादी देशों के अंदर विस्तारित हो, उसका उसका वो आगे बढ़े, इसके लिए भी सोवियत यूनियन और समाजवादी क्रांति का तो बहुत सारे परिवर्तन, और खास करके आज के संदर्भ में जब हम पूरे दुनिया भर में भूमंडलीकरण और उदारीकरण और सरकार का जो हस्तक्षेप, हाथ खींच लेना पीछे और पूरा ही बाजार के हाथ में छोड़ देना, मतलब निजीकरण, ये जो सब प्रक्रिया हम देख रहे थे, उस समय हमने देखा तुरंत बाद, दूसरा विश्व युद्ध के बाद, ये तय हुआ कि अगर पूंजीवाद को भी विकसित करना है तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार के हस्तक्षेप के बिना हम पूंजीवाद को भी विकास नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो जो 20-22 साल हमने देखा, खास करके मतलब ये 1945 से लेके 72-73 तक, जिसको स्वर्णिम युग बोलते हैं पूंजीवादी विकास के लिए, और उसका जो मतलब उसका एकदम ठोस जो विषय है कि सरकारी हस्तक्षेप, उस सरकारी हस्तक्षेप के चलते हमने देखा है कि उसका फायदा मजदूर और मेहनत कशों के पास भी पहुंचा था, और उनका उनका अधिकारों को। इस समय हम देखते हैं कि पूरे दुनिया भर में ट्रेड यूनियन आंदोलन और मेहनत कशों का दूसरे हिस्से के आंदोलन भी बहुत एक संगठित एक स्वरूप लेकर उभर कर सामने आया है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि समाजवादी क्रांति का एक बहुत बड़ा असर, और इस असर को समझने में भी हमें वर्गीय दृष्टिकोण को भी ही अपनाना चाहिए कि हर हिस्से, हर तबके, हर वर्ग एक जैसा उसके ऊपर असर नहीं हुआ समाजवादी क्रांति का। मतलब ये बहुत बहुत अनिवार्य था कि इसके चलते मजदूर और मेहनत कशों को जितना फायदा होगा, पूंजीवादी या साम्राज्यवादियों का उस किस्म का फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान हुआ, और हुआ भी ऐसा। फिर 70 दशक के बीच में से हम देखे अंदरूनी तौर पे भी सोवियत यूनियन में कुछ कुछ अंदरूनी कमी और समाजवाद के निर्माण में उसका कुछ कुछ कमी सामने आना शुरू हो गया। और साथ साथ हम ये भी देखे कि
अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे भी साम्राज्यवाद के अंदर एक एक परिवर्तन होने लगा। इस परिवर्तन का कारण था, जैसे समाजवादी क्रांति के पहले ही जो विश्लेषण था पूंजीवाद का, एकदम गहरी विश्लेषण कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद एक व्यवस्था है जिसके अंदर हमेशा संकट रहेगा। कारण पूंजीवादी उत्पादन और पूंजीवादी वितरण का प्रणाली ही ऐसा है कि आप जो उत्पादन करते हैं उसके जो उचित जो उसके चलते जो हिस्सा मजदूरों को मिलना चाहिए वो हिस्सा मजदूरों को नहीं मिलता है। तो इसीलिए एक जो जरूरत है, डिमांड का जो कमी है, वो डिमांड का कमी हमेशा ये जो सप्लाई है वो सप्लाई को भी प्रभावित करेगा। तो इसीलिए इस स्थिति में ये जो असमंजस है, ये असमंजस के चलते कभी कभी ये संकट का शक्ल कभी भी ले सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पूंजीवाद भी एक संकटहीन व्यवस्था कभी नहीं हो सकता है। और वो संकट में फंस जाने के चलते वो तमाम जो हरकतें वो इस्तेमाल करते हैं, कभी युद्ध करते हैं, कभी ये आजकल हम जो देख रहे हैं कि अलग अलग विषय के ऊपर कभी पहचान की सवाल आया, कभी धार्मिक पहचान की सवाल आया, कभी सामाजिक पहचान और मतलब जात पात का सवाल आया। जैसे हमारे देश के अंदर अमेरिका और दूसरे जगह में हम देख रहे हैं कि जो नस्ल का सवाल है, नस्लवाद के सवाल है, इस रूप में वो करते रहते हैं। तो इसीलिए उस परिस्थिति में 70 के बाद धीरे धीरे जब संकट दोबारा दिखने लगा, वो स्वर्णिम जो पूंजीवाद के स्वर्णिम समय का खात्मा होने के बाद, तब उन्होंने पूंजी के जो गठन और उसके जो प्रबंधन में ही एक बुनियादी परिवर्तन लाया, जिसके अंदर उन्होंने खास करके ये जो वित्तीय पूंजी, इस वित्तीय पूंजी को जो प्राथमिकता था, वो प्राथमिकता को अंधाधुंध वो बढ़ा दिया है। और उस समय से ये जो भूमंडलीकरण का जो प्रक्रिया है, वो भूमंडलीकरण का प्रक्रिया हम देखते हैं जिसके अंदर कोई जो वस्तुएं या सेवाएं, उसका जो बहुत विस्तार हुआ ये नहीं, लेकिन वित्तीय पूंजी का आवागमन और बढ़ गया पूरे दुनिया के पैमाने पे। एक हिसाब से आप ये भी बोल सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था और सोवियत यूनियन और समाजवादी खेमे का जो बड़ा मौजूदगी को संभालने के लिए, मुकाबला करने के लिए, वो इस किस्म का परिवर्तन, इस किस्म का रूपांतर जो एक विचारों में लाए हैं। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि वो 70 दशक से जो प्रक्रिया शुरू हुआ और खास करके सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद वो और भी तेज पकड़ा पूरे दुनिया भर में। और ये जो भूमंडलीकरण के जो प्रक्रिया है, इसको तेज करने के लिए सिर्फ व्यापार के अंदर उदारीकरण नहीं, बल्कि और बहुत सारे परिवर्तन उन्होंने पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था में लाया है। और जो बात उन्होंने कहा था कि सोवियत यूनियन खत्म हो जाएगा, शीत युद्ध खत्म हो जाएगा, तो पूरे दुनिया भर में शांति का बहाली होगी और युद्ध के लिए जो पूंजी हम जाया करते थे, वो अभी एक शांतिपूर्ण वातावरण में लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल होगा। वो तो हुआ नहीं, बल्कि उस समय से ये युद्ध एक तरफा होने लगा और वो साम्राज्यवाद
और साम्राज्यवाद के जो मुखिया है अमेरिकी साम्राज्यवाद, उसके पहलकदमी पे होने लगा। तो इसीलिए ये जो एक हिस्सा, ये आखिरी हिस्सा जो हम देखते हैं कि समाजवादी खेमे उस रूप में नहीं है जो सोवियत यूनियन के होते और पूर्वी यूरोप के अंदर समाजवादी मुल्कों के अंदर सरकारें को होते, उसके मौजूदगी में जिस किस्म का था, आज उस रूप में नहीं है। लेकिन बावजूद इसकी एक विचार के तौर पे, एक सोच के तौर पे वो लड़ाई समाजवाद को, साम्राज्यवाद को आज भी लड़ना पड़ रहा है। इसीलिए आप देखे हैं, आखिर में मैं ये बोल के अपना बात समाप्त करूंगा कि ये जो महामारी का परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं आज, इसमें भी आप देखेंगे कि तमाम जो समाजवादी मुल्क हैं, चीन, क्यूबा, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, ये देशों के अंदर बहुत सफलतापूर्वक इन्होंने ये जो संक्रमण का जो खतरा है इसको संभाला। चीन में शुरू हुआ था, लेकिन चीन में काफी जल्दी उन्होंने हावी हो गया वो प्रक्रिया के अंदर, और उन्होंने अभी अपना जो अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाए। अभी जो आंकड़े आ रहा है पूरे दुनिया के अंदर, तमाम सारी जो G20 बड़े जो 20 देश है, पूंजीवादी देश है, उसके अंदर एक वृद्धि का जो दिशा और रफ्तार वो एकदम शून्य के नीचे चला गया। लेकिन एकमात्र चीन, उन्होंने मतलब विकास के दर को आगे बढ़ा रहा है और आगे जाएगा, ऐसा उम्मीद। और ये मतलब कोई वामपंथी, कोई समाजवादी समर्थक नहीं बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक जैसा संस्था जो साम्राज्यवादियों का शिकंजे के अंदर है, वो लोग बोल रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो पूरी जन स्वास्थ्य का व्यवस्था, जन शिक्षा का व्यवस्था, जिसका इन्होंने पूरा व्यापारीकरण कर चुके हैं, और इसमें सरकार का हस्तक्षेप से ये हाथ खींच लिया है, ये इतना खतरनाक और कमजोर स्थिति में लोगों को डाल दिया है कि बहुत सारे देश जो जिसका पैसा है, जिसका वैभव है, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर पाया। नहीं तो क्या कारण है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा मतलब लोग मर जाएंगे? इसका और क्या कारण है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा फैलेगा? ब्रिटेन में, फ्रांस में ये काल घोषणा हुआ है और 1 महीना लॉकडाउन दोबारा चालू करना पड़ रहा है इंग्लैंड के, क्योंकि पूरा एकदम चरमरा गया वहां पे जन स्वास्थ्य व्यवस्था। वो जो निजी बीमा कंपनियों को छोड़ दिया है लोगों का स्वास्थ्य का अधिकार उनके हाथों में। तो इस स्थिति में आज उस रूप में ना होते हुए भी आप देख रहे हो कि जूझना पड़ रहा है साम्राज्यवाद का। ये समाजवादी क्रांति और समाजवाद के जो विचार है, उसका जो सोच है, उसका जो आइडिया है, उसके साथ लड़ना पड़ रहा है। और उसके अंदर जहां जहां पे समाजवादी सरकारें हैं, वो समाजवादी सरकारें आज की ये परिस्थिति, तमाम विकट परिस्थिति के बावजूद भी उसको सामना कर रहे हैं और उसको सामना करने में सफल हो रहा है। इसीलिए आज देख रहे हो पूरे दुनिया भर में चीन के ऊपर ये जो हमला और जो प्रचार, पूरे जो प्रचार माध्यम इसके हाथ में है, ज्ञान माध्यम का, जो मूल धारा के जो बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट नियंत्रण करता है, इसका पूरा एक अभियान मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर चीन के खिलाफ ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये टकराव चलेगा। साम्राज्यवाद
के ओर से झुकाव, अब मतलब साम्राज्यवाद से झुकाव समाजवाद की ओर गया था। सोवियत यूनियन और पूर्वी यूरोप के जो पतन के बाद एक तात्कालिक रूप से जरूर उन्होंने घोषणा कर दिया था कि दुनिया का इतिहास का आखिरी पन्ना है पूंजीवाद, लेकिन वो नहीं है, वो अब तक प्रमाणित हो गया है और इसीलिए यह टकराव चलेगा। और आज की तारीख में इसीलिए हमारे जो अपने अपने लड़ाई है मजदूरों का, मेहनत कशों का, दूसरे जनवादी तबकों का, वो लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ये जो साम्राज्यवाद के खिलाफ और समाजवाद की विचार और सोच को हावी किए बिना अपनी अपनी जो समाज परिवर्तन के आंदोलन है, क्रांतिकारी परिवर्तन के आंदोलन है, उसके अंदर हम सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इस शिक्षा, इस सबक हमें समाजवादी क्रांति और पूरे दुनिया के ऊपर उसका जो असर है, इसका जो पूरी समय काल में, ये जो लगभग 100 साल का समय काल में ये बात और ज्यादा मजबूती के साथ सामने पेश आ रही है। तो यही मेरा कहना था। सबको नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद।